बच्चों आज हमारी ट्रांसफार्मर की 7वीं क्लास है। इसमें हम ट्रांसफार्मर में लॉसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लॉसेस इन क्या ट्रांसफार्मर में क्षतियां। देखो बच्चों, होता क्या है कि मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कोर टाइप क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर है बच्चों। ये हमारी प्राइमरी साइड है जिसमें इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं हम ना। प्राइमरी साइड में क्या देते हैं, इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ये हमारा क्या है, आउटपुट है या लोड साइड कह सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जितना हम इनपुट देते हैं ना, प्राइमरी साइड में जितना हम इनपुट देते हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिल पाता है बच्चों। ठीक है, कुछ न कुछ इस ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 प्रकार से क्या होते हैं, लॉस होते हैं। पहला जो हमारा लॉस होता है वो होता है क्या, लौह हानियां। पहला हमारा लॉसेस क्या है, लौह हानियां, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन लॉसेस। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन लॉसेस। और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, कॉपर हानियां ना, कॉपर लॉसेस कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, लौह हानियां क्या है ना। ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज के रूपांतरण के लिए है ना यूज करते हैं। और जितना हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं उतना हमें पूर्णतः आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल पाता है। कुछ न कुछ इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। ठीक है, तो आयरन लॉस किसे कहेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्या, आयरन लॉस ना। ट्रांसफार्मर में पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, आयरन लॉस ना। ठीक है बच्चों, आयरन लॉस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में लौह कोर में होने वाली जो क्षति होती है ना, ट्रांसफार्मर के लौह कोर में मतलब कोर में होने वाली जो क्षति होगी उसे हम क्या कहेंगे, आयरन लॉसेस कहते हैं ना। मतलब कि इस कोर में होने वाली क्षति को हम क्या कहते हैं, आयरन लॉसेस कहते हैं। आयरन लॉसेस भी 2 प्रकार से होता है ना। मतलब ये जो लॉस होगा, आयरन लॉस जो होता है, ये लोड के साथ परिवर्तित क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, लोड पे, प्रत्येक लोड पे इसका मान क्या होता है, नियत रहता है बच्चों। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, नो लोड लॉसेस भी बोल सकते हैं बच्चों। मतलब कि लोड में चेंजेस करने पर, परिवर्तन करने पर है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों, लौह कोर में होने वाली क्षति को, लौह कोर में होने वाली क्षति को लौह हानियां कहते हैं, हानियां कहते हैं। आयरन लॉसेस का मान प्रत्येक लोड पर समान रहता है। अर्थात लोड में परिवर्तन करने पर, अर्थात
लोड में परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब लौह कोर में होने वाली जो भी क्षति होगी हम उसे क्या कहेंगे, अर्थात कोर में होने वाली क्षति को हम क्या कहेंगे, लौह हानियां या आयरन लॉसेस कहते हैं बच्चों। आयरन लॉसेस का मान प्रत्येक लोड पर समान रहता है बच्चों, चाहे जितना हम लोड बढ़ा घटा ले, लेकिन इसमें परिवर्तन इस लॉसेस में नहीं होता है। ठीक है, ये दो प्रकार, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन लॉसेस को आयरन लॉसेस को नो लोड लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये दो प्रकार का होता है। आयरन लॉसेस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला हमारा है क्या, एडी करेंट लॉसेस, और दूसरा हमारा होता है बच्चों क्या, हिस्टेरिसिस लॉसेस। एडी करेंट लॉसेस क्या है बच्चों, कि अगर किसी, मान लीजिए हमारा क्या है, यही है ना, होता क्या है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई चालक रखें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक रखें तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम एसी सप्लाई देते हैं इस बाइंडिंग में, किसमें, प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग। ठीक है बच्चों, जब हम एसी सप्लाई इस प्राइमरी बाइंडिंग में देते हैं बच्चों तो क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किसमें, बाइंडिंग में। और बाइंडिंग में हमारा क्या रखा है बच्चों, एक क्या रखा है, क्या रखा है, लौह कोर रखा है। ठीक है, जो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। मतलब एक चालक पदार्थ रखा हुआ है तो क्या होगा, इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, मतलब कोर में भी क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा बच्चों। जब इस कोर में ना, कोर में, इस कोर में जब ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, तो इस कोर में जब ईएमएफ उत्पन्न होगा बच्चों, तो ईएमएफ का काम क्या है, ईएमएफ का काम क्या है कि किसी भी चालक में ये क्या काम करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है। मतलब ये इनको क्या करेगा, फोर्स प्रदान करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इस कोर में भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रखा जाता है तो इन चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा इस चालक का क्या होता है, छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है बच्चों। चालक के रूप में क्या है, यहाँ पे कोर है ना, जो सिलिकॉन स्टील की बनी है बच्चों। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, एडी करंट फ्लो होता है। और एडी करंट के फ्लो होने के कारण ना, एडी करंट के फ्लो होने के कारण क्या होता है, इस आयरन में क्या उत्पन्न होता है, आयरन कोर में क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। मतलब अनावश्यक रूप से ये करंट क्या हो रही है, क्षति हो रही है ना, इस करंट का, एडी करंट का क्षति हो रहा है, किसमें, हीट के रूप में। इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट लॉसेस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लिख लें क्या, एडी करंट, एडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानियां भी बोलते हैं इनको ना। तो इसको क्या लिखेंगे,
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा जाता है तो कोई चालक रखा जाता है तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है, एक करंट फ्लो होती है जिसे एडी करंट कहते हैं, जिसे एडी करंट कहते हैं तथा इस प्रकार होने वाली क्षति को एडी करंट क्षति कहते हैं या एडी करंट लॉसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा जाता है तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं तथा इस प्रकार होने वाली क्षति को हम क्या कहेंगे, एडी करंट लॉसेस कहेंगे। बच्चों जैसे मैंने प्राइमरी साइड में क्या किया, मैंने एसी सप्लाई क्या किया, प्राइमरी साइड में मैंने दिया ना, तो प्राइमरी साइड में मैंने सप्लाई दिया तो क्या होगा, ये चालक है, जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा बच्चों, किसमें, कंडक्टर में ना, कंडक्टर में क्या उत्पन्न होगा, कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, ये बताओ जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये बताओ कि अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के अंदर अगर कोई चालक रखा है तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा जिसके कारण इस चालक में क्या होगी, करंट फ्लो होगी ना, मतलब इस कोर में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। और जब ये करंट फ्लो होती है तो जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं तथा इस प्रकार जो एडी करंट के माध्यम से जो क्षति हो रही है, मतलब ये एडी करंट किस में परिवर्तित हो जाएगी, जो एडी करंट परिवर्तित होगी, एडी करंट जो फ्लो होगी है ना, एडी करंट जो फ्लो होगा वो हीट में परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसफार्मर में किस में परिवर्तित होगा, हीट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार होने वाली हम क्षति को क्या कहेंगे, एडी करंट लॉस कहते हैं, जिसका फार्मूला है WE बराबर क्या होता है, BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। बच्चों एडी करंट लॉसेस बराबर क्या होता है, BM स्क्वायर F स्क्वायर और इंटू T स्क्वायर होता है, जिसको हम किस में नोट करते हैं, वाट में बच्चों नोट करते हैं। जहां BM क्या है बच्चों, BM क्या है हमारा, मैक्सिमम, BM ना अधिकतम इसको मिटा दे बच्चों ना, जहां हमारा BM क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स
घनत्व है, ठीक है, जहां हमारा Bm क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बच्चों ना। ये क्या है, एसी सप्लाई है, जहां हमारा Bm क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है बच्चों। और F क्या है, आवृत्ति है, F क्या है, आवृत्ति है, इसमें हर्ट्ज में ना। और T क्या है, क्रोड की मोटाई, किसमें, यम में ना, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं क्या, हिस्टेरिसिस लॉसेस ना, मिटा दे बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप ना। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या होता है, Bm स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर ना, वाट होता है, ठीक है, जहां Bm हमारा क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और T क्या है, क्रोड की मोटाई है, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिस्टेरिसिस लॉसेस है ना। हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है बच्चों। ये बताओ बच्चों कि जब ये करंट फ्लो हुई किसमें, कोर में ना, तो जब कोर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा ना, मतलब ये कह लें कि ये चुंबक बनेगा ना, मतलब कि हम जैसे ही सप्लाई देते हैं ये क्या होता है, इसमें चुंबकीय गुण आता है, किसमें, कोर में। फिर जैसे ही सप्लाई समाप्त हो गई, मतलब मैंने सप्लाई हटा लिया तो क्या हो गया, ये चुंबकीय गुण समाप्त हो गया। फिर मैंने सप्लाई दिया तो कोर में चुंबकीय मतलब गुण आने में कुछ न कुछ क्या होता है, लॉस होगा बच्चों। जैसे मैंने कहा कि जब हमने सप्लाई दिया इस बाइंडिंग को तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इसमें रखा हुआ है एक सिलिकॉन स्टील का एक पदार्थ रखा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी बच्चों तो इसमें भी क्या होगा, ये भी चुंबक बन जाएगा बच्चों ना। तो चुंबक बनने में कुछ न कुछ वैद्युत शक्ति की क्षति हुई होगी ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो लिख लेंगे, कोर आदि चुंबकीय पदार्थ का बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकीय तथा विचुंबकित होने में, कोर आदि चुंबकीय पदार्थ का बार बार चुंबकित, जब सप्लाई दिया तो क्या हुआ, चुंबकित हुआ, और जैसे ही सप्लाई चली गई क्या हुआ, विचुंबकित हुआ, होने में हुई वैद्युत शक्ति की क्षति को क्या कहते हैं बच्चों, क्षति को हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, लॉस कहते हैं बच्चों। हिस्टेरिसिस लॉस WH बराबर क्या होता है, Bm 1.6 इंटू FV, यहाँ ईटा रहेगा, ठीक है, ईटा Bm 1.6 FV होता है बच्चों, ठीक है। जहाँ लिख लेंगे क्या,
इसको नोट कर ले बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लें बच्चों, Bm इज इक्वल टू अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और F इज इक्वल टू क्या होगा, आवृत्ति हो जाएगी बच्चों ना, और V इज इक्वल टू क्या होगा, क्रोड का आयतन होता है, क्रोड का आयतन। ठीक है बच्चों, नोट कर लें ना। इन दोनों क्षतियों का मान हम कह सकते हैं कि लोड के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, चाहे लोड को हम बढ़ा दें चाहे घटा दें ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। एक लिख लें बच्चों नोट करके ना, नोट डाल लीजिएगा आप लोग ना, क्या कि पूछता है परीक्षा में आपसे कि लौह हानियों को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं ना, तो लोड के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके लिए हम करते हैं क्या, लौह हानियों को, इसको नोट कर लीजिएगा आप, नोट है ना, ठीक है। लौह हानियों को ज्ञात करने के लिए लौह हानियों को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। लौह हानियों को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे कॉपर लॉसेस। ठीक है बच्चों, मिटा दें लो। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस, एसी सप्लाई मैंने दिया इनपुट साइड ना, ये हमारा क्या है, आउटपुट। देखो बच्चों, होता क्या है कि इस प्रत्येक कोई भी चालक हो उसका अपना स्वयं का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, चांदी हो, सोना हो, अपना कुछ न कुछ उसका स्वयं का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें भाई प्रतिरोध है, सिंपल सी बात है, लॉस होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, हम जानते भी हैं ना, तो लिख लेंगे बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण ना, लिखेंगे वाइंडिंग के अपने प्रतिरोध गुण के कारण। ये बताओ कि कोई भी चालक पदार्थ है बच्चों, तो उसका अगर मान लीजिए स्वयं का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, हम जानते हैं, तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध का ये गुण होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज है क्या कि वो धारा के मार्ग में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो
तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो बाइंडिंग के अपने प्रतिरोध गुण के कारण होने वाली क्षति को क्या कहेंगे बच्चों, हिस्टेरिसिस लॉस, सॉरी कॉपर लॉस कहते हैं ना, कॉपर लॉस कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों। बाइंडिंग के अपने प्रतिरोध गुण के कारण होने वाली क्षति को हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं ना। यहां पे लिखेंगे और कॉपर लॉस का मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है ना। मतलब लोड को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कॉपर लॉस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा बच्चों। अगर लोड को बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा, अगर लोड को घटाएंगे बच्चों तो कॉपर लॉस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चों। कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए कॉपर लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा ना। कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्लोज सर्किट टेस्ट किया जाता है। ना कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोज सर्किट टेस्ट किया जाता है बच्चों ना। कॉपर लॉस बराबर होता है क्या, कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर पी ना, आर पी प्लस आई स्क्वायर यस आर एस। मतलब प्राइमरी बाइंडिंग का प्रतिरोध ना तथा प्राइमरी बाइंडिंग की करंट है, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग का प्रतिरोध है तथा सेकेंडरी बाइंडिंग की करंट है। ठीक है। दोनों में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे बच्चों, होंगे ना, नहीं होगा ना, लॉसेस होंगे कि नहीं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ना। अब हम आगे पढ़ लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के लिख लें नोट करके, नोट बराबर ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए आयरन लॉस बराबर क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस। नोट कर ले बच्चों, ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए, आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस। दोनों लॉसेस का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बच्चों। ठीक है। हम आगे पढ़ लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ना, इसको आप नोट कर लें। ठीक है।
ट्रांसफार्मर की दक्षता बच्चों, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बच्चों ना। आउटपुट ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति का जो अनुपात होता है बच्चों, आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, दक्षता ईटा बराबर क्या होता है बच्चों? नो, क्या होगा बच्चों? आउटपुट शक्ति बटा क्या होगा बच्चों? इनपुट शक्ति इंटू 100। इफिशियंसी है ना, प्रतिशत में ही निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या? आउटपुट शक्ति ना, आउटपुट शक्ति बटा क्या लिखेंगे बच्चों? आउटपुट शक्ति प्लस हानियाँ ना, इंटू क्या लिखेंगे? 100 लिख लेंगे। ट्रांसफार्मर में आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या कहेंगे बच्चों? दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं? दक्षता। ठीक है बच्चों, आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यही बराबर तो इनपुट होता है बच्चों, बराबर क्या होगा? इनपुट होता है बच्चों। ठीक है, यही बराबर तो इनपुट होता है, जो मैंने दिया आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, प्लस कुछ प्लसेस होंगे बच्चों ना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप ना। अगला है वोल्टता नियमन ना, वोल्टेज रेगुलेशन ना, प्रतिशत में होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? VNL ना, VFL अपान EFL इंटू क्या होता है बच्चों? 100 होता है। नो लोड से फुल लोड ना, वोल्टता में परिवर्तन बटा फुल लोड वोल्टेज का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं बच्चों। जहां VNL इज इक्वल टू क्या है? नो लोड वोल्टेज और VFL क्या है? फुल लोड
वोल्टेज में। नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन तथा फुल लोड वोल्टेज का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ये पूछा जाता है बच्चों परीक्षा में अक्सर ना, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा ना। अगला है हमारा ट्रांसफार्मर प्रचालन की शर्तें ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन क्यों होता है, क्यों किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लें ना। उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए उसको भी जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन, ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन, ठीक है बच्चों। देखिए होता क्या है कि विद्युत वितरण जो लाइनें होती हैं, कभी काल क्या होता है कि हमें ज़्यादा विद्युत वितरण लाइनों में होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड लोड होते हैं कभी काल क्या होते हैं, बढ़ाना पड़ जाता है बच्चों ना। उस कंडीशन में होता क्या है बच्चों कि जब हमें लोड को बढ़ाना हुआ ना, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमारा कोई 11 kVA का ट्रांसफार्मर है ना, लोड से कनेक्ट है बच्चों, ठीक है। 11 kVA का हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है जो कि लोड से कनेक्टेड है। अब ऑटोमेटिक हुआ क्या कि हमें लोड को बढ़ाना पड़ गया, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमारा क्या चाहिए 33 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए ना। तब बच्चों हम उस कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास 33 kVA का उपलब्ध न हो, तो हम क्या करते हैं 11 kVA के ही कई ट्रांसफार्मर ना, या 11 kVA हो गया, ठीक है, उसके कई ट्रांसफार्मर हम क्या करेंगे पैरेलल में लगा के उनको हम क्या करेंगे, उनका हम प्रचालन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं बच्चों। पहला क्या होना चाहिए, कुछ शर्तें होंगी, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला होना चाहिए समान ध्रुवता, समान ध्रुवता। दूसरा समान फेज अनुक्रम। तीसरा हमारा हो गया बच्चों समान वोल्टता अनुपात। ठीक है बच्चों, दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता मतलब उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान फेज अनुक्रम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए हमें 33 kVA लोड की ज़रूरत है ना, तो उस कंडीशन में हम 3 ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। हम 3 ट्रांसफार्मर क्या करेंगे बच्चों, कनेक्ट करेंगे ना। 11 kVA कितने ट्रांसफार्मर, 3 ट्रांसफार्मर। ऐसा नहीं बच्चों कि कोई 11 kVA का होगा, कोई 15 kVA का होगा, कोई 80 kVA का होगा, 18 का नहीं होगा ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब सबके मतलब जो कह लें वोल्टेज अनुपात होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इनपुट तथा आउटपुट का समान होना चाहिए बच्चों ना। फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए, मतलब इनका आर और इनका आर एक साथ कनेक्ट होना चाहिए बच्चों। ये तीनों क्या हो, एक साथ कनेक्ट हो बच्चों ना। और इनकी पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए, जिस पोल पर ये कनेक्ट हो उसी पोल पर ये, मतलब सबकी ध्रुवता भी समान हो बच्चों ना। जिधर नार्थ हो इसका नार्थ हो, उधर इसका नार्थ हो, उधर ही उसका भी नार्थ हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो इलेक्ट्रीशियन
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें बहुत सारे हैं ना, उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो हमारे ग्लोबल ITI चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है।